हेलो दोस्तों, काफी समय से मुझे प्रिजन ब्रेक के सेकंड सीजन का ब्रेक डाउन करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आज आपकी ये इच्छा पूरी कर दूं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर सीजन 1 भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आपको मेरे पहले सीजन का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि माइकल, लिंकन और उनके कुछ साथी जेल से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ऐन समय पर उनका प्लेन वहां से निकल गया था, जिसमें बैठकर वो लोग कंट्री के बाहर निकलने वाले थे। इसीलिए मजबूरी में उन सभी को जेल के पास वाले जंगल में भागना पड़ा। अब यहाँ से सीजन 2 शुरू होता है और हम कहानी की शुरुआत में एलेक्स मोहाने नाम के FBI एजेंट को देखते हैं। मतलब माइकल और लिंकन के जेल से भागने के बाद उनका केस FBI को सौंप दिया गया। एलेक्स सभी भागे हुए कैदियों की फाइल्स चेक करता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि उन सभी कैदियों को जेल से भागे लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं। अब सीन जंगल में शिफ्ट होता है और हम बेलिक को देखते हैं, जो पूरी फोर्स के साथ उन 5 भागे हुए कैदियों का पीछा कर रहा था। लेकिन तभी कैदी अपना दिमाग चलाते हैं और 2 ग्रुप में बंटकर भागते हैं। मतलब माइकल और सुक्रे अलग जाते हैं, वही लिंकन, सी नोट और जॉन अब्रूजी दूसरी तरफ भागते हैं। तभी लिंकन को ट्रेन की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि पास ही में एक रेलवे ट्रैक है। तब लिंकन, जॉन और सीनोट जल्दी से भागकर ट्रेन के सामने से होकर ट्रेन के दूसरी तरफ वाले जंगल में चले गए। लेकिन माइकल और सुक्रे के ट्रैक तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन पहुंच जाती है। मतलब उन्हें ट्रैक के पास वाले जंगल में जाने के लिए ट्रेन के गुजरने का वेट करना होगा। लेकिन बेलिक और उसकी फोर्स उन दोनों के बहुत करीब पहुंच गई थी, इसीलिए माइकल और सुक्रे जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर जंगल में चले गए। वही बेलिक उन्हें अपनी आंखों के सामने भागते हुए देखता रहा, लेकिन वो चाहकर भी शूट नहीं कर पाता। उधर FBI एजेंट एलेक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि जितने भी कैदी भागे हैं वो सब एक तरह की सोच रखते हैं और वो बहुत जल्द कोई न कोई गलती जरूर करेंगे। तब एलेक्स उस गलती को फॉलो करके उन सभी कैदियों को पकड़ लेगा और वो सभी कैदी बहुत जल्द दोबारा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उधर 5 कैदी जंगल में भागते हुए काफी थक चुके थे, इसीलिए वो लोग रुककर आराम करने लगे। तब सीनोट और माइकल के बीच बहस हो गई। दरअसल सीनोट को लग रहा था कि माइकल कूपर के छुपाए हुए $5 मिलियन अकेला हजम करना चाहता है, इसीलिए वो सभी कैदियों को जानबूझकर जंगल में भटका रहा है ताकि थक हार कर सारे कैदी पैसों के पीछे भागना बंद कर दे। लेकिन माइकल सीनोट की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। लेकिन उनकी बहस की वजह से बाकी कैदियों को भी उन पैसों के बारे में पता चल गया। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सारा को हॉस्पिटल में होश आ जाता है, क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था कि सारा ने माइकल की जेल से भागने में मदद की थी, जिसके बाद उसने ड्रग का ओवरडोज ले लिया था। आगे हम टी बैग को देखते हैं, जिसका पिछले सीजन में एक हाथ कट गया था, इसीलिए वो अपना कटा हुआ हाथ लेकर एक पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गया। वहां उसे एक आइस बॉक्स मिलता है, जिसमें वो अपना कटा हुआ हाथ रख देता है। तभी आइस बॉक्स का ओनर टेंट से बाहर आ गया और टी बैग पर गुस्सा करने लगा, लेकिन टी बैग उस पर बर्फ तोड़ने का औजार तान देता है और काफी सारी धमकियां देने के बाद वो उस आइस बॉक्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। कहानी में आगे हम वेरोनिका को देखते हैं, जो पिछले सीजन में टेरेंस सीडमैन को ढूंढ लेती है, जिसके मर्डर के इल्जाम में लिंकन को फंसाया गया था। वेरोनिका को लग रहा था कि अब लिंकन से मर्डर के चार्जेस हटा दिए जाएंगे। तभी टेरेंस बताता है कि लिंकन को बचाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के लोगों ने उसे उस घर में कैद करके रखा है और अब वेरोनिका भी उसके साथ उस घर में कैद हो गई, क्योंकि उस घर के दरवाजे सिर्फ बाहर से खुलते हैं। उधर लिंकन माइकल से कहता है कि उन्हें बाकी कैदियों का साथ छोड़ देना चाहिए, वरना उनकी एक गलती की वजह से वो दोनों भी पकड़े जाएंगे। लेकिन माइकल को पता था कि अब बाकी कैदी भी उन पैसों के बारे में जानते हैं और अगर उन दोनों ने जरा भी होशियारी दिखाई तब बाकी के कैदी उनका प्लान समझ जाएंगे। आगे माइकल लिंकन को अपने हाथ पर बना एक टैटू दिखाता है और एक स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बताता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ एलेक्स ने उस टैटू आर्टिस्ट का पता लगा लिया था, जिसने माइकल की बॉडी पर वो सारे टैटू बनाए थे। उससे पूछताछ के दौरान एलेक्स को पता चला कि माइकल ने अपने टैटू खुद डिजाइन किए थे। मतलब उस टैटू में जितने भी कोड या मैप है उसके बारे में सिर्फ माइकल जानता है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट माइकल के टैटू की फोटो एलेक्स को दे देती है। तब एलेक्स एक टैटू को देखकर समझ गया कि वो किसी रोड का नाम है। वही दूसरी तरफ माइकल बाकी कैदियों के पास जाकर उन्हें भी स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बताने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आ गई और उन्हें देख लिया, इसीलिए सी नोट उस बच्ची के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस बच्ची का पिता भी गन लेकर वहाँ पहुँच गया
गया और उन पांचों को पहचान लिया कि वो लोग जेल से भागे हुए कैदी है। इसीलिए वो बच्ची का पिता उन पर गन तान देता है, जिससे वहाँ काफी तनाव वाला माहौल बन गया। तब जॉन अब्रूजी अपना दिमाग चलाता है और अपनी गन निकाल कर बच्ची पर तान देता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी बच्ची के पिता को अपनी गन फेंकनी पड़ी, लेकिन पिता के गन फेंकते ही बच्ची को उसके पिता के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद वो लोग उस आदमी की कार लेकर वहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ टी बैग एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर उसे अपना हाथ वापस जोड़ने कहता है, लेकिन वो जानवरों का डॉक्टर था, इसीलिए वो एक सर्जन को कॉल करने लगा। तभी टी बैग उस डॉक्टर पर औजार अड़ा देता है और उसे ही अपने हाथ की सर्जरी करने कहता है। उधर एलेक्स छानबीन करने माइकल के घर पहुंच गया था। तभी उसे एक दीवार नजर आती है जो पूरी तरह खाली थी, जिससे एलेक्स समझ गया कि माइकल ने लिंकन को जेल से भगाने का प्लान उसी दीवार पर बनाया था। आगे एलेक्स वहां रखा एक टेबल देखता है और समझ जाता है कि माइकल का कंप्यूटर उसी टेबल पर रखा था जो अब गायब है, और आखिर में उसका ध्यान पास ही की नदी में जाता है। तब एलेक्स अंदाजा लगा लेता है कि शायद माइकल ने अपना सारा प्लान टैटू के रूप में अपने शरीर पर बना लिया और उस प्लान से जुड़े सारे सबूत उसने नदी में फेंक दिए होंगे। इसीलिए एलेक्स अपने ऑफिसर से उस नदी को अच्छी तरह सर्च करने कहता है। वहीं दूसरी तरफ बेलिक को कार चोरी होने की खबर मिली। तब वो पूछताछ करने के लिए उस कार के मालिक के पास पहुंच गया जो उसी बच्ची का पिता था। तब कार के मालिक से बात करने के बाद और माइकल के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखने के बाद उसे पता चल गया कि वो सभी ओस्वेगो नाम की जगह पर बने एक स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। उधर वेरोनिका टेरेंस के उस घर में फंस गई थी, इसीलिए वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करने लगी। तब टेरेंस उस पर गन तान देता है और उसे कॉल करने से मना करता है, लेकिन वेरोनिका टेरेंस की बात नहीं मानती और पुलिस को कॉल कर देती है। वही दूसरी तरफ टी बैग ने उस जानवर के डॉक्टर को डरा धमकाकर अपना हाथ जोड़ने के लिए मना लिया, लेकिन डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया नहीं था, मतलब टी बैग के हाथ को बिना सुन किए सर्जरी करना होगा। वही दूसरी तरफ एलेक्स माइकल के सभी टैटू को ध्यान से देखता है। तब उसे पता चल जाता है कि माइकल ओस्वेगो नाम की जगह पर जाने वाला है। कुछ देर बाद बेलिक और एलेक्स एक ही समय पर ओस्वेगो पहुंच गए। तब बेलिक एलेक्स को उस केस से दूर रहने कहता है, क्योंकि पिछले सीजन में उन सभी कैदियों ने भागते समय बेलिक को काफी टॉर्चर किया था, इसीलिए वो उन कैदियों से अकेले ही बदला लेना चाहता है। आगे बेलिक पूरी फोर्स के साथ स्टोरेज फैसिलिटी वाले रूम को खोलता है, लेकिन वो रूम पूरी तरह खाली था, मतलब वो सब पुलिस को भटकाने के लिए माइकल का ही प्लान था, जिसमें बेलिक और एलेक्स दोनों ही फंस गए। वही किसी दूसरी जगह माइकल और बाकी के साथी स्टोरेज रूम से कुछ खुदाई का सामान निकालते हैं। तब हम देखते हैं कि वो सभी एक कब्रिस्तान में थे। वहाँ से कुछ ही दूर खुदाई करने के बाद उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें कुछ कपड़े थे जो माइकल ने जेल जाने से पहले छुपाए थे। वो सभी कैदियों के कपड़े उतार कर उन कपड़ों को पहन लेते हैं, जिसके बाद माइकल अपने भाई लिंकन को एक पासपोर्ट और एक कार की चाबी देते हुए बताता है कि वो दोनों भाई बाकी कैदियों से बहुत जल्द पीछा छुड़ा लेंगे। उधर एलेक्स ने अपना दिमाग चलाकर और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उस कब्रिस्तान के बारे में पता लगा लिया और कुछ देर बाद एलेक्स भी उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। फिर एलेक्स एक कब्र के पास जाकर उस पर लिखा नाम पढ़ता है जिस पर वुड्स लिखा था, और यही शब्द माइकल के टैटू में भी लिखा था। दरअसल उसी कब्र के पास गड्ढा खोदकर माइकल ने कपड़े निकाले थे। ये देखकर एलेक्स समझ गया कि उस कब्र से कुछ निकाला गया है। तभी अचानक एलेक्स को माइकल भागते हुए नजर आता है। तब एलेक्स माइकल के पीछे भागता है, लेकिन कपड़े और हुलिया पूरी तरह बदलने की वजह से माइकल आम लोगों में मिल गया, इसीलिए एलेक्स उसे पहचान नहीं पाता। उधर वेरोनिका पुलिस को कॉल करने के बाद टेरेंस को समझाने की कोशिश करती है। तभी उसे लिंकन का कॉल आता है और वेरोनिका लिंकन को टेरेंस के जिंदा होने की खबर दे देती है और कहती है कि अब लिंकन को पुलिस से भागने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय पुलिस वाले भी उस घर में पहुंच जाते हैं जहां टेरेंस और वेरोनिका छुपे हुए थे, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर उल्टा वेरोनिका को हाथ ऊपर करने कहता है और कुछ देर बाद एक ऑफिसर वेरोनिका के सीधे सिर में शूट कर देता है। मतलब वो पुलिस नहीं बल्कि कंपनी के ही लोग थे जो लिंकन को टेरेंस के मर्डर केस में फंसाना चाहते थे, और अब उन्होंने वेरोनिका का काम भी तमाम कर दिया। लेकिन लिंकन का कॉल अब भी शुरू था, जिससे लिंकन को भी पता चल गया कि वेरोनिका अब नहीं रही। आगे कंपनी का एक आदमी वेरोनिका की लाश को लेकर ट्रंक में छुपा देता है। वही दूसरा आदमी टेरेंस को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने आगे ऐसी कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो अगली बार उसका अंजाम भी वेरोनिका की तरह ही होगा। उधर एलेक्स का साथी पूछता है कि उसे माइकल की सही लोकेशन का पता कैसे चला। तब एलेक्स बताता है कि माइकल का सारा प्लान उसके शरीर पर बने टैटू में छुपा है, जिसकी फोटो उसके पास है, और उसने उन्हीं फोटोज के कुछ टैटूज को डिकोड करके माइकल की लोकेशन पता कर ली। एलेक्स बताता है कि वो कुछ ही देर में माइकल के सारे टैटू को डिकोड कर लेगा और उसका सारा प्लान समझ जाएगा, ताकि माइकल जब अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा तब एलेक्स पहले से उसका वहां वेट कर रहा होगा।
अगले सीन में हम एलेक्स को अपने घर के गार्डन में बैठा देखते हैं, जो अपने घर पर आराम करने गया था, लेकिन अब भी उसका सारा ध्यान भागे हुए कैदियों में लगा था। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन अपने साथी ऑफिसर को कॉल करके केस की अपडेट लेता है और मेक्सिको बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाने कहता है। वही दूसरी तरफ हाइडआउट में सी नोट काफी परेशान था, क्योंकि माइकल काफी देर से गायब था। इसीलिए सी नोट को शक था कि माइकल उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। इसीलिए वो माइकल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा, जिसे सुनकर माइकल का भाई लिंकन भड़क गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी माइकल सबके लिए खाना लेकर वहां पहुंच गया, मतलब वो अपने साथियों के लिए खाने का जुगाड़ करने गया था, जिसके बाद सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। वही लिंकन को न्यूज़पेपर से अपने बेटे एलजे की हियरिंग के बारे में पता चलता है। उधर सबके खाना खाने के बाद माइकल अपने साथियों को कुछ पैसे देता है कि उनका एक साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। जिसके बाद लिंकन और माइकल वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लिंकन ने माइकल के साथ मेक्सिको जाने से मना कर दिया। लिंकन बताता है कि बहुत जल्द एलजे को जुवेनाइल प्रिजन से निकालकर एरिजोना के अडल्ट फैसिलिटी सेंटर में भेज दिया जाएगा, जहां बहुत खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और उस प्रिजन में एलजे एक भी दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। लिंकन वेरोनिका को पहले ही खो चुका था और अब वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। उधर डॉक्टर ने किसी तरह टी बैग का हाथ वापस जोड़ दिया था। टी बैग के हाथ की ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर उसे वहां से जाने कहता है, लेकिन टी बैग को पता था कि उस डॉक्टर ने उसका चेहरा देख लिया है, जिससे पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। इसीलिए वो डॉक्टर को मारने का सोचने लगा। जिसके बाद टी बैग डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसके सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो वो डॉक्टर को एक भयानक मौत देगा या फिर उसका हाथ जोड़ने के बदले वो डॉक्टर को हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगा। तब बेचारा डॉक्टर ना चाहते हुए भी दूसरा ऑप्शन चुनता है। वही दूसरी तरफ बेलिक वापस जेल आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और वार्डन हेनरी को बताता है कि वो बहुत जल्द माइकल और लिंकन को पकड़ लेगा। तभी वार्डन बताता है कि उन्हें अब किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीओसी ने उन्हें इस केस पर काम करने से मना कर दिया और उल्टा उन पर ही इंक्वायरी बैठ गई। इसीलिए उन दोनों को हेडक्वार्टर से बुलावा आया है। उधर माइकल और लिंकन एलजे को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं और एक कार के पास जाते हैं, जहाँ माइकल उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वही लिंकन एलजे का वकील बनकर कोर्ट के फोन बूथ पर कॉल करता है और उसकी हियरिंग का टाइम पता कर लेता है। वही दूसरी तरफ हम बेलिक और वार्डन को डीओसी के हेडक्वार्टर में देखते हैं। वहाँ वार्डन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने माइकल, जो कि एक कैदी था, उसे वार्डन ने अपने ऑफिस में पर्सनल काम करने बुलाया था। जो हमने पहले सीजन में देखा था कि वार्डन माइकल को ताजमहल का रेप्लिका कंप्लीट करने अक्सर अपने केबिन में बुलाया करता था और वहीं से माइकल ने जेल से भागने की पूरी प्लानिंग की थी। आगे डीओसी के ऑफिशियल्स बेलिक पर भी इल्जाम लगाते हैं कि वो जॉन ओब्रूजी जैसे खतरनाक कैदी के साथ मिलकर जेल में बाकी कैदियों से हफ्ता वसूल करता था। इसीलिए वार्डन को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वही बेलिक को हमेशा के लिए ड्यूटी से निकाल दिया गया। तब बेलिक कहता है कि डीओसी के लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल बेलिक के खिलाफ गैरी नाम के एक सस्पेंडेड ऑफिसर ने गवाही दी थी, जिसे हमने पहले सीजन में देखा था। वही दूसरी तरफ कोर्ट में पहुंचने के बाद एलेक्स एलजे को एक बार फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर एलजे ने नेशनल टीवी पर आकर अपने पिता और अंकल को सरेंडर करने बोल दिया तो एलेक्स उसे अडल्ट फैसिलिटी जाने से बचा लेगा। लेकिन एलजे भी चालाक था। वो समझ गया था कि एलेक्स उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो एलेक्स का ऑफर ठुकरा देता है। हालांकि एलजे अडल्ट फैसिलिटी में जाने की वजह से परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका सेलमेट कैसा होगा और वो ज्यादा दिनों तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही दूसरी तरफ लिंकन एलजे का वकील बनकर कोर्ट में कॉल करता है और एलजे से बात करते हुए उसे कोर्ट हाउस में ओटिस नाम की जगह ढूंढने कहता है। इसके बाद लिंकन और माइकल एक शॉप में जाते हैं, जहां लिंकन शॉप के बाहर रहकर नजर रखता है और माइकल कुछ जरूरी सामान खरीदने शॉप में चला जाता है। लेकिन लिंकन जब शॉप के बाहर खड़ा था, तभी एक लेडी उसे देखकर पहचान लेती है कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। तभी वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी पहुंच गई। तब वो लेडी पुलिस वालों को रोककर लिंकन के बारे में बताने लगी, लेकिन लिंकन ने पहले ही खतरे को भांप लिया था, इसीलिए वो तुरंत शॉप में जाकर माइकल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन उनकी कार के पास पुलिस वाले भी खड़े थे, इसीलिए उन्हें अपनी कार के बिना ही वहाँ से भागना पड़ा। वही दूसरी तरफ टी बैग डॉक्टर को साइनाइड का इंजेक्शन लगाकर उसे मौत की नींद सुला देता है और अपना हुलिया बदलने के बाद डॉक्टर की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो जल्द से जल्द ऊटा पहुँचना चाहता है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो बस या ट्रेन से सफर करेगा तो वो बहुत जल्द पुलिस की नजरों में आ सकता है। इसीलिए वो अपना दिमाग चलाता है और एक कॉलेज में जाकर वहाँ का नोटिस बोर्ड पढ़ता है। तब उसे डेबरा नाम की एक लड़की
लड़की का नोटिस मिलता है जो ऊटा जाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। तब डेविड डेबरा से कांटेक्ट करता है। कुछ देर बाद डेबरा उससे मिलने आती है। तब डेविड अपनी नकली आइडेंटिटी बताता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद डेबरा की कार में दोनों ऊटा के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ माइकल और लिंकन एलजे को छुड़ाने कोर्ट हाउस तक पहुंच गए और बिल्डिंग की बाहर की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके कोर्ट हाउस की छत पर पहुंच गए। उधर एलेक्स फिर से एलजे के पास जाता है और एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कुछ देर पहले एलजे ने लिंकन के साथ फोन पर बात की थी, जिसमें लिंकन ने एलजे को ओटिस नाम की जगह के बारे में बताया था। दरअसल हमने पिछले सीजन में देखा था कि एलजे के वकील निक को कंपनी के लोगों ने मार दिया था और ये बात एलेक्स को पहले से पता थी। मतलब एलेक्स को पता था कि कोर्ट हाउस में एलजे ने फोन पर अपने वकील से नहीं बल्कि अपने पिता लिंकन से बात की थी। आगे एलेक्स एलजे से ओटिस के बारे में पूछता है, लेकिन एलजे कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि एलजे को खुद अब तक उस जगह के बारे में नहीं पता था। उधर कोर्ट की छत पर लिंकन एयर डक्ट को खोलने की कोशिश करता है। वही माइकल एक प्लास्टिक की गन को ब्लैक पेंट करके उसे बिल्कुल असली बना देता है। वही दूसरी तरफ एलेक्स एक गार्ड के साथ मिलकर एलजे को कोर्ट की लिफ्ट के पास ले जाता है। वहाँ 2 लिफ्ट थी जिसमें से एक लिफ्ट पर ओटिस लिखा था। मतलब लिंकन चाहता था कि एलजे किसी तरह उस लिफ्ट का इस्तेमाल करे, लेकिन ओटिस वाली लिफ्ट की जगह दूसरी लिफ्ट पहले खुलती है। तब एलजे अपना दिमाग चलाता है और अपने जूतों की लेस बांधने का नाटक करता है। तभी पहले वाली लिफ्ट बंद हो जाती है और ओटिस वाली लिफ्ट खुलती है, जिसके बाद एलजे और गार्ड उस लिफ्ट में चले जाते हैं। लेकिन एलजे की इस हरकत से एलेक्स को शक होने लगा, इसीलिए वो गार्ड को लिफ्ट से बाहर करके खुद एलजे के साथ लिफ्ट में चला जाता है। आगे लिफ्ट शुरू होती है। तभी अचानक लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा खुलता है और माइकल तुरंत एलेक्स पर गन तान देता है, जिसके बाद लिंकन अपने बेटे एलजे को ऊपर खींचता है ताकि वो तीनों वहां से निकल सके। लेकिन तभी अचानक माइकल के हाथ से उसकी गन नीचे लिफ्ट में गिर गई, जिसे एलेक्स ने उठा लिया और समझ गया कि वो गन नकली है और माइकल उसे बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए वो तुरंत एलजे का पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है और बेचारा एलजे लिफ्ट में गिर जाता है। वही लिंकन और माइकल भी समझ गए थे कि अब उनके लिए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो दोनों एलजे के बिना ही वहां से निकल जाते हैं और जैसे तैसे कोर्ट हाउस के बाहर आते हैं। तब उन्हें रोड के किनारे खड़ी एक वैन दिखाई देती है, जिसमें बैठकर वो दोनों वहां से भाग गए। लेकिन तब तक गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी थी और वैन में बैठने से पहले ही गोली लिंकन के पैर में लग गई। उधर नौकरी खोने के बाद बेलिक अपने घर आता है और अपने कमरे में जाकर खुद को शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ बेलिक के पास आकर बताती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिंकन पर $3 लाख और बाकी कैदियों पर $1 लाख का इनाम रखा है। ये सुनते ही बेलिक मरना कैंसिल कर देता है। उधर वैन के पीछे पुलिस लगी थी, इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों वैन को छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन लिंकन ज्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। वही दूसरी तरफ एलजे को भी पुलिस वैन में बिठाकर एरिजोना प्रिजन में भेज दिया गया। उधर एलेक्स उस जगह पर जाता है जहां से माइकल और लिंकन वैन लेकर भागे थे। तब एलेक्स को वहां काफी सारा खून नजर आता है जो लिंकन का था। तब एलेक्स समझ गया कि उन दोनों में से कोई एक घायल है और उसे बहुत जल्द खून की जरूरत पड़ने वाली है, वरना वो जल्द ही मारा जाएगा। इसीलिए एलेक्स सभी ऑफिसर्स को शहर के हर छोटे बड़े हॉस्पिटल पर नजर रखने कहता है। लेकिन माइकल भी कम नहीं था, उसे पता था कि वो लिंकन को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, इसीलिए वो लिंकन को लेकर सीधा निका के घर पहुंच गया, जिसे उसने पहले सीजन में हायर किया था। वहाँ लिंकन के पैर का इलाज करने के बाद माइकल सीधा उस शॉप के पास पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी कार छोड़कर भागा था, क्योंकि माइकल को पता था कि उन्हें आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उस कार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माइकल जब शॉप के पास पहुंचा तब उसकी कार वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ कार की विंडो के टूटे हुए कांच के टुकड़े जरूर थे। तब माइकल समझ गया कि उसकी कार को नो पार्किंग वाले उठाकर ले गए, लेकिन उस कार में रखा माइकल का बैग एक चोर पहले ही चुरा कर भाग गया था, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया और माइकल का बैग एलेक्स के हाथ लग गया, जिसमें 2 मोबाइल फोन थे। आगे चोर से पूछताछ करने पर एलेक्स को पता चला कि चोरी के कुछ देर बाद ही उस कार को टो कर लिया गया था। उधर माइकल अपनी कार फाइन भरकर छुड़ा लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा तब उसे पता चला कि उसका बैग टो होने से पहले ही चोरी हो चुका था। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सारा पूरी तरह से ठीक हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आकर सारा को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने कैदियों को भागने में मदद की थी। उधर जहाँ माइकल की कार को जमा किया गया था वहाँ कॉल करके एलेक्स उस कार की जानकारी मांगता है और माइकल को वो कार ले जाने से रोकने कहता है। लेकिन तभी माइकल तुरंत अपनी कार की चाबी उठाकर वहाँ से भाग गया। कहानी में आगे हम सी नोट को देखते हैं, जो एक फोन बूथ से अपनी वाइफ से बात कर रहा था। वो अपनी वाइफ
को मिलने के लिए मना रहा था, लेकिन उसकी वाइफ सी नोट से काफी नाराज थी, लेकिन वो मिलने का कोई प्रॉमिस नहीं करती, जिससे सी नोट टूट जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो फोन बूथ टैप किया हुआ है और एलेक्स उसकी सारी बातें सुन रहा है, जिससे एलेक्स को अंदाजा हो गया कि सी नोट की वाइफ उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो अपनी एक साथी ऑफिसर लैंग्स को एक काम सौंपता है और सी नोट की वाइफ को बहला फुसलाकर अपनी तरफ करने कहता है, ताकि वो सी नोट को पकड़ने में उनकी मदद करे। आगे एलेक्स ऑफिसर व्हीलर को माइकल की कार का नंबर ट्रेस करने कहता है। वही दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जो अपनी कार की नंबर प्लेट बदल रहा था, मतलब वो हर बार एलेक्स से एक कदम आगे होता है। इसके बाद माइकल लिंकन को निका के घर से लेकर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ बेलिक और गेरिक फॉक्स रिवर प्रिजन में जाते हैं और डीबी कूपर के सेलमेट से पता लगा लेते हैं कि कॉपर ने ऊटा में पूरे $5 मिलियन छुपाए हैं। उधर सारा के पिता उससे मिलने जेल में आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सारा की बेल करवा दी, लेकिन साथ में वो ये भी बताते हैं कि अगले एक हफ्ते में इलेक्शन होने के बाद वो प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे, जिसके लिए सारा को भी इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन वो सारा को उस समारोह में आने से मना कर देते हैं, क्योंकि सारा की ड्रग की ओवरडोज और कैदियों को जेल से भगाने वाली बात फैल चुकी थी, जिससे उनके पॉलिटिकल करियर पर अच्छा खासा असर पड़ा था। तब सारा भी समझ गई कि उसके पिता को सारा की नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल इमेज की ज्यादा फिक्र है। जिसके बाद सारा के पिता उसे ऑर्डर देते हैं कि सारा को अब रोज रिहैब सेंटर जाना होगा। उधर माइकल और लिंकन अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तब माइकल अपने फोन से किसी को कॉल करता है, जिससे ऑफिसर व्हीलर उस फोन की लोकेशन ट्रेस कर लेता है और ये बात एलेक्स को भी बता देता है। लेकिन ये सारा प्लान माइकल का ही था, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि एलेक्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाए। उधर सी नोट अपनी बेटी के स्कूल जाकर चोरी छुपे मिलता है और उसे अपनी माँ को मैसेज देने कहता है कि अगर वो सी नोट का साथ देना चाहती है तो उसे अपने घर की पोर्च की लाइट को शाम 7 बजे ब्लिंक करना होगा। वही दूसरी तरफ हम माइकल के हाथ पर बना एक टैटू देखते हैं, जिस पर 38 नंबर लिखा था, जो एक रूट का नाम है। इसीलिए प्लान के हिसाब से माइकल कार को उसी रूट पर ले जाता है और कार का रेडियो ऑन कर देता है। तभी हम एलेक्स और ऑफिसर व्हीलर को देखते हैं, जो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करके उनकी कार का पीछा करते हैं। उधर माइकल और लिंकन उस ब्रिज पर कार रोककर ब्रिज के सेफ्टी एंगल को ढीला करते हैं। वही एलेक्स और व्हीलर भी रूट नंबर 38 पर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि माइकल और लिंकन की कार एक जगह पर रुकी हुई है। उधर माइकल और लिंकन मिलकर कार की ट्रंक से खून और मांस के कुछ पैकेट निकालते हैं और उसे कार के सामने वाली सीट पर रख देते हैं। जिसके बाद हम माइकल का एक और टैटू देखते हैं, जिस पर 103.7 नंबर बना हुआ था। तब माइकल लिंकन को समझाता है कि जैसे ही कार के अंदर लगे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 103.7 पर सेट किया जाएगा, तब उसके ठीक 30 सेकंड बाद कार में ब्लास्ट होगा। इसीलिए उन्हें तुरंत वहां से भागना होगा। जिसके बाद दोनों भाई धक्का देकर कार को ब्रिज के नीचे गिरा देते हैं और वहां से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी कार में ब्लास्ट नहीं हुआ। तब लिंकन बताता है कि कई बार कुछ खराबी आने की वजह से रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसीलिए उसे खुद कार के पास जाकर फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। जिसके बाद लिंकन कार के पास जाकर रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल देता है। वही दूसरी तरफ एलेक्स और व्हीलर भी कार को ट्रेस करते हुए उनके काफी करीब पहुंच गए थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर जोरदार धमाका होते हुए दिखता है। उधर डॉक्टर सारा ने रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लिया था। तब सारा पर नजर रखने के लिए पॉल भी वहां रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लेता है। वही दूसरी तरफ सी नोट 7 बजे ही अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। तब हम उसकी वाइफ को देखते हैं, जो सी नोट को लेकर काफी दुखी थी, लेकिन 7 बजते ही वो पोर्च की लाइट ऑन कर देती है। ये देखकर सी नोट काफी खुश होता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम उस घर में ऑफिसर लैंग्स को देखते हैं, जो सी नोट की वाइफ के साथ बैठी थी। मतलब सी नोट की वाइफ ने वो लाइट ऑफिसर लैंग्स के कहने पर ऑन की थी। उधर कार में ब्लास्ट होने के बाद एलेक्स और व्हीलर के अलावा हमें फॉरेंसिक टीम भी दिखती है। तो फॉरेंसिक टीम एलेक्स को बताती है कि कार में मिले ब्लड सैंपल का डीएनए माइकल और लिंकन से मैच हो गया। मतलब वो दोनों ही कार एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन एलेक्स को पता था कि माइकल कितने पानी में है, इसीलिए एलेक्स उन दोनों की मौत पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद हम माइकल और लिंकन को देखते हैं, जो क्रैश साइट से भागकर काफी दूर आ गए थे। दोनों एक जगह जाकर वहां निका के पहुंचने का वेट करते हैं। दोनों को लग रहा था कि अब शायद एलेक्स से उनका पीछा छूट जाएगा। तभी कुछ देर बाद निका वहां कार लेकर पहुंच गई। निका माइकल की अब तक काफी मदद कर चुकी थी, इसीलिए माइकल भरोसा दिलाता है कि उसका काम पूरा खत्म होने के बाद वो निका को $10,000 देगा। जिसके बाद तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम बेलिक और गैरी को देखते हैं, जो निका का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां निका के साथ माइकल और लिंकन को भी देख लिया। वही कुछ ही दूर चलने के बाद लिंकन को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी बेलिक और गैरी अपनी कार से उनकी कार को पीछे से टक्कर मारते हैं, जिससे उनकी कार डिसबैलेंस होकर सड़क के नीचे उतर जाती है और एक पेड़ से बुरी तरह
तरह टकरा जाती है। बस इसी बात का फायदा उठाकर बेलिक और गैरी उन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब माइकल पूछता है कि क्या वो दोनों उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं ताकि बेलिक को उन पर रखा इनाम मिल सके। तब बेलिक बताता है कि उन्हें इनाम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ऊटा में दफनाया हुआ डीबी कूपर का खजाना चाहिए। जिसके बाद बेलिक और गैरी उन तीनों को अपनी कार के पास ले जाते हैं। तब गैरी धक्का देकर लिंकन को गिरा देता है। तब लिंकन इसी बात का फायदा उठाता है और चुपके से कार के टायर के आगे कांच का टुकड़ा फंसा देता है। वही निका को माइकल और बेलिक की बातों से $5 मिलियन के बारे में पता चल गया। इतनी बड़ी रकम के बारे में जानने के बाद निका भड़क गई, क्योंकि निका माइकल पर आग बन करके भरोसा करती आई, लेकिन उसने निका को अब तक $5 मिलियन वाली बात नहीं बताई थी। कहानी में आगे हम एलेक्स को देखते हैं, जो अब भी माइकल को पकड़ने की फिराक में था। तभी ऑफिसर लैंग्स आकर एलेक्स को ब्लड रिपोर्ट देती है, जिससे ये साबित हो गया कि कार में मिला खून माइकल और लिंकन का ही था, मतलब वो दोनों ऑफिशियली मर चुके थे। ये सुनकर एलेक्स गुस्से से लाल हो गया, जिसके बाद वो खुद को शांत करता है और ऑफिसर लैंग्स को फिर से छानबीन शुरू करने कहता है। उधर डेविड और कॉलेज स्टूडेंट डेबरा ऊटा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कार के रेडियो में न्यूज चलती है, जिसमें जेल से भागे कैदियों के बारे में बताया जा रहा था। तब डेविड तुरंत रेडियो का स्टेशन बदलकर म्यूजिक लगा देता है और इधर उधर की बातें करके डेबरा को घुमा देता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद डेविड को रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग कार दिखाई दी। उसे देखकर डेविड के हाव भाव बदल गए और वो अजीब हरकतें करने लगा। तब डेबरा को भी उस पर शक होने लगता है। वही दूसरी तरफ रिहैब सेंटर में सभी अपनी पिछली लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तब पॉल भी अपने बचपन की कहानी बताता है कि उसकी माँ की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। ये बताने के बाद पॉल इमोशनल हो गया। तब सारा उसके लिए बुरा फील करती है और पॉल का भी यही प्लान था, क्योंकि वो सारा से दोस्ती करना चाहता है ताकि उस पर नजर रखने में आसानी हो। वही दूसरी तरफ जॉन अब्रूजी कई महीनों के बाद अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जॉन अब पूरी तरह बदल चुका है। उधर लिंकन के लगाए कांच के टुकड़ों की वजह से बेलिक की कार का टायर पूरी तरह पंचर हो गया। इसीलिए बेलिक गैरी को पास के टाउन से एक टायर लाने भेज देता है और खुद उन तीनों को लेकर एक पुराने खंडर में चला जाता है। तब निका बेलिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और बेलिक को अकेले में चलकर बात करने कहती है, लेकिन बेलिक भी होशियार था। वो पहले माइकल और लिंकन को एक जगह बांध देता है, जिसके बाद निका और बेलिक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तब निका कहती है कि वो माइकल को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे $5 मिलियन की सही लोकेशन पता कर लेगी, लेकिन इसके बदले में निका बेलिक से उन पैसों में से हिस्सा मांगती है। तब बेलिक उसे 2 लाख देने का वादा करता है और निका भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वही दूसरी तरफ डेबरा डेविड को बताती है कि वो काफी ज्यादा ड्राइविंग करने की वजह से बहुत थक गई, इसीलिए वो किसी मोटल में रुककर आराम करना चाहती है। लेकिन डेविड को जल्द से जल्द ऊटा पहुंचना था, इसीलिए वो मोटल में रुकने से मना करता है। लेकिन डेबरा उसके कोई बात नहीं सुनती और मोटल में रुकने का फैसला कर लेती है। उधर जॉन अब्रूजी अपने बीवी बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिता रहा था। वो अपनी वाइफ को ऐसा दिखाना चाहता था कि अब वो पूरी तरह बदल चुका है। तभी उसका एक आदमी आकर फिबोनाची की लोकेशन बता देता है। अब जिन्हें फिबोनाची के बारे में नहीं पता, वो मेरे पिछले सीजन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे जॉन की वाइफ ने उस आदमी की बातें सुन ली और उसे पता चल गया कि जॉन बस शरीफ बनने का नाटक कर रहा है, इसीलिए वो जॉन को एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद जॉन की वाइफ उसे जीसस क्राइस्ट का हवाला देते हुए गलत काम करने से रोकती है। वही दूसरी तरफ हम माइकल और लिंकन को देखते हैं, जिन्हें बेलिक ने बांध कर रखा था। तब लिंकन कहता है कि माइकल को अब निका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसों के आगे कोई किसी का नहीं होता। लेकिन माइकल का मानना था कि निका ने पहले भी उसकी काफी मदद की है, इसीलिए वो कुछ पैसों के लिए माइकल के साथ धोखेबाजी नहीं करेगी। वही दूसरे कमरे में निका बेलिक को अपनी झूठी कहानी बताकर अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और कहती है कि उसे उन पैसों में से 1/3 हिस्सा चाहिए। वही बेलिक भी निका की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो चुका था, इसीलिए वो निका की शर्त मानने के बदले में उससे फिजिकल फेवर मांगता है। तब निका बेलिक को किस करके उस डील पर मोहर लगा देती है। अब जॉन अब्रूजी अपनी वाइफ को धोखा देकर फिबोनाची को मारने निकल जाता है, लेकिन एलेक्स को कॉल ट्रेसिंग से पता चल गया था कि जॉन फिबोनाची का काम तमाम करने निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी फोर्स के साथ उस होटल की तरफ निकल जाता है जहां फिबोनाची को छुपा कर रखा गया था। उधर निका बेलिक के साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है और चुपके से उसकी गन चुराने की कोशिश करती है, लेकिन बेलिक को निका पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसीलिए वो निका को ऐसा करते हुए देख लेता है और उन दोनों के साथ बांध देता है। लेकिन तभी बेलिक को
पता चला कि उसका चाकू जो वो हमेशा अपने पीछे छुपा कर रखता था वो अचानक गायब हो गया। तभी लिंकन उसके पीछे से आकर वही चाकू उसके गले पर अड़ा देता है। कुछ देर बाद गैरी जब कार का टायर लेकर वहां पहुंचा तब वो लोग गैरी को भी बेलिक के साथ बांध देते हैं। वही दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो मोटल के बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। तब डेबरा बताती है कि वो वोडका लेने बाहर जा रही है ताकि वो दोनों अपनी शाम को रंगीन बना सके। जिसके बाद डेबरा बाहर चली गई, लेकिन डेविड समझ गया था कि डेबरा जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। उधर जॉन अब्रूजी उस होटल में पहुंच गया जहां फिबोनाची को छुपा कर रखा गया था, लेकिन होटल के रूम में जाने पर जॉन को शॉक लगता है क्योंकि वो रूम पूरी तरह खाली था। तब तक एलेक्स भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस होटल में पहुंच जाता है और बाहर से जॉन को सरेंडर करने कहता है। जॉन भी समझ गया था कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया है, लेकिन वो अब दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अपने लिए मौत चुनता है और हाथ में गन लेकर बाहर आता है। वो एलेक्स और उसकी टीम पर फायरिंग करने ही वाला था, तभी पूरी फोर्स जॉन को गोलियों से भून देती है। जॉन चाहता तो अपनी वाइफ की बात मानकर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन वो अपनी अकड़ की वजह से मारा गया। वही दूसरी तरफ डेविड और डेबरा शाम होते ही एक साथ ड्रिंक करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उधर बेलिक और गैरी को बांधने के बाद तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। तब निका लिंकन को गुड बाय बोलकर उससे गले मिलती है और बड़ी होशियारी से लिंकन के पीछे लगी गन चुरा लेती है और उन दोनों पर तान देती है। दरअसल निका को $5 मिलियन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस उन दोनों को अरेस्ट करवा कर उन पर रखा इनाम पाना चाहती थी, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है। तभी लिंकन अपने जेब से उस गन की मैगजीन निकालता है, मतलब निका के हाथ में जो गन है वो पूरी तरह खाली थी। ये सारा प्लान निका की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें निका पूरी तरह से फेल हो गई। आगे लिंकन निका के हाथ से गन और मोबाइल ले लेता है, जिसके बाद दोनों भाई निका को वही छोड़कर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑफिसर व्हीलर एलेक्स को एक फाइल देता है और बताता है कि माइकल और लिंकन ने अपनी मौत का नाटक रचा था, क्योंकि एक्सीडेंट हुई कार में उन्हें जो ब्लड सैंपल मिला था जिसे माइकल ने बाद में अपने ब्लड के साथ रिप्लेस कर दिया था। मतलब अब ये ऑफिशियली प्रूफ हो गया था कि माइकल और लिंकन जिंदा है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे के एपिसोड्स अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।